नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम भयावह रात है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए। कहानी एक। ये कहानी मेरे दोस्त साहिल की है। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहां पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई जगह पर घूमना फिरना पसंद करता था, जबकि मैं अपने घर में बैठकर पढ़ाई करने ज्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने हमें बताया, अरे तुम ये जानते हो हॉस्पिटल के बगल वाले श्मशान में क्या हुआ है? साहिल ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा। नहीं, बताओ क्या हुआ है? हमें तो कुछ नहीं पता, अनिल बोला। अरे वहां पर रात को लोग किसी को दफनाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया उन्होंने वहां कोई साया देखा था और बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनी थी। वो लोग एकदम डरे हुए थे और बॉडी को बड़ी मुश्किल से दफनाया गया। अनिल ने आगे कहना जारी रखा। उसने बताया कि किस तरीके से कल रात वह और उसके दोस्त भी वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से वह वापस लौट आए। उसने बताया कि हम सब ने वहां पे कुछ महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई हमें उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बस फिर क्या था? उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी जगह की बातें घूमने लगी। जब हम लोग अपने रूम पर वापस आए तब साहिल ने मुझसे बोला, चलना आदित्य, आज हम उसी श्मशान में चलते हैं, देख कर आते हैं कौन सा नया भूत आया है कि इस श्मशान में। और वह जोर से हंस दिया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार साहिल ने अपने हाथ में कोई काम ले लिया तो उसे पूरा किए बिना उसको चैन नहीं आता था। मैंने उसको समझाया कि अबे देख, वहां जाने का क्या फायदा होगा, हमारे एग्जाम भी होने वाले हैं अगले हफ्ते से। तू आराम से यहां पर बैठ, मैं तुझे केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, और वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है, उसने मुझे बोला। मुझे मालूम था कि तू यही सब बहाने बनाएगा। आदित्य, तू इतना फट्टू क्यों है? उसने और भी 2-4 मुझे ऐसी ही बातें बोली जिससे कि मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गया। मैंने भी उसको बोल दिया, हाँ चल दूंगा तेरे साथ, मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता। वह भी जोर से हंसा और बोला, ये हुई ना मैं बात, चल आज का नाश्ता मैं कराता हूं तुझे। और हम लोग पास की ही एक ढाबे में गए। हम हमेशा उसी ढाबे में जाते थे। वहां उसने बताया कि उसको इन सब चीजों में बिलीव कैसे हुआ। हालांकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों एक डर सा लगता था। हालांकि उसने मुझे जो कहानी बताई वो भी बड़ी डरावनी थी। अगर आप चाहते हैं कि वो कहानी मैं लिखूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वो कहानी शायद इस प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त ना हो। हम लोग वहां करीब शाम के 7 बजे ही पहुंच गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए हमें रुकने को बोला। वॉचमैन, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो साहिल? अरे वह कुछ नहीं अंकल, हम बैट बॉल खेल रहे थे, हमारी बॉल अंदर चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। वॉचमैन, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। साहिल बोला, अरे हम सिर्फ बॉल लेकर जा रहे थे, वह गलती से बॉल अंदर चली गई, चाहे तो आप खुद जाकर देख लो। जैसे ही साहिल ने यह बात बोली, वॉचमैन के तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए, और उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो कि अभी लगाऊं 2 डंडे? यहां से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उसे वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल अब जिद पर अड़ गया था। उसने बोला कि मैं तो जाकर ही रहूंगा, देखता हूं ये वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए यह बात बोली कि अभी सोना भी वॉच में नहीं दे रही है और उसकी नजर हम पर ही है, क्यों ना हम थोड़ी देर बाद वापस आए। हालांकि यह बात मैंने साहिल को उसके प्लान से हटाने के लिए की थी, लेकिन साहिल को यह प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात में 12 बजे आएंगे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया और मैंने सोचा, अरे यार, मैंने तो अपने ही पैर पर कुदाली मार ली।
एक तो श्मशान और ऊपर से 12 बजे। मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इन्हीं बीच में मैं साहिल को कई बार मना करता रहा, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरी तरीके से अडिग था और आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब हमें शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहां हम रहते हैं वहां पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज ना जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाई और मैं साइकिल के पीछे बैठा और हम दोनों श्मशान के लिए चल दिए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन जहां से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती थी वह पूरी तरीके से इलाका एकदम काला था। वहां एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वह एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहां पर घोर सन्नाटा फैला था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर से चेताया कि भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? उसने जवाब दिया, EEN ऑलवेज रेडी। तू बता, तू अंदर चल रहा है कि नहीं? मैंने बोला, आप देख, हमारी बात शमशान तक आने की हुई थी। मैं शमशान में आ गया हूं, मैं यहां बाहर ही वेट करता हूं। अगर कोई आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। साहिल ने थम्स अप किया और वह बेचारा श्मशान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वह अपनी फ्लैश लाइट जलाकर बिल्कुल शमशान के बीचों बीच जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखनी गायब हो गई कि तभी मैंने आवाज सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज लगाई, साहिल कोई आ गया है, जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज आवाज में बोला, साहिल कहाँ है तू? मेरी आवाज सुन के वॉचमैन दौड़ के मेरी तरफ आया। उसने मुझे बोला कि तू यहां क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना मैंने कि यही नहीं आने का, समझ में नहीं आता था क्या? उस वॉचमैन ने मेरी तरफ निगाहें डालते हुए बोला, अरे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बताओ क्या हुआ? तुम तो ऐसे डर रहे हो मानो तुमने कोई भूत देख लिया हो। मैंने डरते हुए बोला, भूत तो नहीं देखा, लेकिन भूत देखने गया है। उसने हैरानी भरी निगाह मेरी तरफ डाला और बोला, भूत देखने गया है? मतलब कौन गया है, कहाँ गया है? मैंने डर के सारी कहानी उस वॉचमैन को बता दी। वॉच, मैंने बोला, अरे तुम्हारी क्या मत मारी गई है? तुम ऐसी जगह पर आए ही क्यों हो? ये कोई पिकनिक मनाने की जगह थोड़ी ना है। कल भी तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के आए थे, तुम तो उनसे भी बेवकूफ निकले। वह तो यहां पर आए और मेरे उनको कुछ पूछने से पहले ही यहां से डर कर भाग गए। वॉचमैन अनिल और उसके दोस्तों की बात कर रहा था। वॉचमैन ने बोला, तेरा दोस्त कहाँ है? उसको आवाज लगा। मैंने जोर से आवाज लगाई, साहिल कहाँ पर है? जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं बुरी तरीके से डर गया था। मुझे लगा पता नहीं अंदर साहिल के साथ क्या हो गया। मैंने कई बार साहिल को पुकारा, लेकिन सन्नाटा बुरी तरह कायम रहा। वॉचमैन भी मेरे साथ साथ साहिल को आवाज लगा रहा था। मैं पूरा पसीने में भीग चुका था। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं कैसा दोस्त हूं, अपने दोस्त को अकेले ही कब्रिस्तान जाने के लिए छोड़ दिया। मैं दोस्ती पर एक कलंक हूं। मैंने दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो डरा हुआ था ही, वॉचमैन की भी सिट्टी पिट्टी गुम थी। हिम्मत करके मैंने वॉचमैन को बोला, अंकल चलो ना, हम अंदर चलकर देखें उसके साथ क्या हुआ है। वॉचमैन ने मेरी तरफ बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखा और अचंभे से मुझे बोला, अरे तुम पागल हो क्या? तुम जानते नहीं हो? उसने चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे। उसने कहना जारी रखा, यहां पर कोई भी इंसान अगर अकेले जाता है या बिना किसी काम के जाता है तो वापस लौट के नहीं आता। लेकिन मुझे क्या? मैं तो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना चाहता था। मैंने अंकल से बहुत मिन्नतें की। मैं अंदर से पूरी तरीके से डर गया था। मेरे दिल की धड़कन 3 गुना हो गई थी। मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे पता नहीं अलग अलग सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह बहुत ही भयानक एहसास था जब आपका कहीं दोस्त आपसे दूर चला जाए और आप बिल्कुल हेल्पलेस की तरह वहां पर खड़े हो रहे हैं। फिर मैंने एक लंबी सांस ली और साहिल के साथ अपने बिताए कुछ बेहतरीन पलों को याद करते हुए मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं साहिल को लेकर आऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने कब्रिस्तान के गेट को फांदने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के उस बाउंड्री पर खड़ा हुआ, उस वॉचमैन ने मुझे खींचते हुए बोला, अरे तू पागल है क्या लड़के? तू हमें मरवाएगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। देख, तेरा दोस्त वापस आएगा नहीं। तू बाहर खड़ा है, चुपचाप अपने घर चला जा, वरना जी नहीं पाएगा। मैंने उसको डांटते हुए बोला, अरे आपको नहीं जाना है वॉचमैन, तो आप यहीं पर रहे, लेकिन मुझे जाने दे। वॉचमैन ने उल्टा मुझे डांटते हुए बोला, अरे कैसा गधा लड़का है तू?
मैं तुझे एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं और तेरे दिमाग में घुस नहीं रही। मैंने उसको बोला, मैं अपने दोस्त को अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे पता करना है कि उसके साथ क्या हुआ और मैं उसको वापस लेकर आऊंगा, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो। मैंने दृढ़ निश्चय किया और मैं अंदर कूद गया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही होगा कि तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे वॉचमैन भी आ गया। उसने मुझे थोड़ा सा रौब दिखाते हुए बोला, अबे इतनी खराब हालत है तेरी, तू अकेले अपने दोस्तों कैसे ढूंढेगा? भूत देखने से पहले ही मर जाएगा। मैंने भी उससे छिड़हते हुए बोला, हाँ, जैसे कि आप तो रोज के रोज ही भूत देखते हो। उसने इतराते हुए बोला, बेटा मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैंने हर चीज देखी है, भूत, पिशाच, चुड़ैल, साया, आत्माएं, तुम जो नाम ले दो वह देखा है मैंने। और वह अपना एक पुराना किस्सा सुनाना चालू किया। मैंने उसे बीच में टोकते हुए बोला, एक तो हम कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं, ऊपर से तुम ये अनाप शनाप किससे बके जा रहे हो? अरे कुछ बोलना ही है तो हनुमान चालीसा पढ़ दो। उसने बोला, अरे यहां हनुमान जी मदद नहीं करेंगे। अगर भूत ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या हनुमान और क्या श्री राम, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। उसकी नेगेटिव बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था, लेकिन वह मेरे साथ था, ये सोचकर मुझे थोड़ा सा उम्मीद बांध रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो एक से भले दो। हम काफी अंदर चले आए थे। जब हम बाइक से रास्ते से इस कब्रिस्तान को देखते थे तब तो हमें नहीं लगता था कि कब्रिस्तान इतना बड़ा है, लेकिन अंदर जाकर पता चला कब्रिस्तान बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। ऊपर से वहां इतना घुप अंधेरा। हम थोड़ी दूर और अंदर चले कि तभी मैंने देखा तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ गई और हवा के ठंडे झोंके चलने लगे। वहां एकदम से ही धुंध भी बढ़ने लगी। हम जैसे जैसे और आगे जा रहे थे, धुंध भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। पीछे से अजीब अजीब सी आवाज अभी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीख रहा हो या कोई रो रहा हो। कुछ आवाजें ऐसा लग रहा था जैसा कि मानो वह हमें अपने पास बुला रही हो। मैं काफी ज्यादा विचलित हो गया था। ये देखकर वॉचमैन ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझसे कहा कि ये सब आवाजें तुम्हारे मन का वहम है। मैंने उसको कहा, इसका मतलब आप भी ये आवाजें सुन सकते हो? उसने बोला, हाँ मैं सुन सकता हूँ, मेरा तो यही काम है। मैं रात में जब यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये आवाज़ सुननी पड़ती है, मेरा रोज़ का काम है। मैंने उसको बोला कि क्या आप कभी इस कब्रिस्तान में आए हो? तो उसने बोला, मैं कभी कब्रिस्तान के अंदर पैर नहीं रखा। मैं यहाँ पर 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कभी भी इस कब्रिस्तान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं क्यों आज मैं तेरे जैसे बेवकूफ़ लड़के के चक्कर में इस कब्रिस्तान के अंदर आ गया। लगता है हम दोनों की मौत इसी कब्रिस्तान में लिखी है। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा, क्या आपके पास बोलने के लिए कोई पॉजिटिव बातें नहीं है? आप हमेशा मुझे डराते ही रहते हो। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा हमारे ठीक सामने एक इंसान जैसी आकृति हमें दिखाई दी। वॉचमैन ने मुझे रुकने को बोला। वॉच, मैंने बोला, वह देख सामने। मुझे लगता है कि यह कोई आत्मा है। वह इतने नॉर्मल तरीके से मुझे बता रहा था कि मानो उसने भूतों पर पूरी रिसर्च करके रखी है। एकदम से रोशनी की गति में वह साया हमारी तरफ बढ़ा। हम पलक झपका पाते इससे पहले कि वह हमें पार कर गया, और वह हमें पार करते हुए पीछे की तरफ चला गया। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने वहां पर एक औरत को देखा जिसमें सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैं कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था। लेकिन सामने मैंने उस औरत को जब देखा, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ओह शिट। कमाल की बात तो यह थी कि उसके बाल सारे आगे की तरफ थे और पता नहीं चल रहा था कि वह आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ। थोड़ी देर में हमें पता चल गया वह हमारी तरफ ही आ रही थी। वॉचमैन ने मुझे भागने के लिए बोला और वह खुद भी भागने लगा। अचानक भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैं काफी जोर से गिरा था, मेरे घुटने पर थोड़ी सी चोट लग गई। मेरे हाथ में क्योंकि फोन का फ्लैश था तो मैंने अपने पैर के पास देखा कि मैं किस चीज से टकरा गया था। और जैसे ही फ्लैश अपने पैर के पास लाता हूं तो क्या देखता हूं, एक हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर तो मैं एकदम से डर गया। मैं भागने ही वाला था कि एकदम से मेरे मन में एक विचार कौंधा। उस हाथ के अंदर बहुत सारी अंगूठी थी। थोड़ा दिमाग लगाने पर मैंने यह पाया कि अरे यार, ये तो साहिल का हाथ है, क्योंकि साहिल ही इतनी सारी अंगूठियां पहनता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दिया था, क्योंकि साहिल ऐसे ही उल्टी सीधी जगह जाता था, इसीलिए तो वह ताकि इन सब फालतू की आत्माओं से बच सकें, इसके लिए उसकी माँ ने यह सारे अंगूठियां अभिमंत्रित करके साहिल को दी थी।
वॉचमैन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने बोला, अरे उठना, तू क्या देख रहा है? मैंने बोला, अरे ये हाथ देख रहे हो, ये साहिल है। हाँ, ये साहिल का ही हाथ है, मैं जानता हूं। उसने बोला, अरे ये आत्माओं का जंगल है, तू चुपचाप चल, मेरे पीछे पीछे चल। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है ये साहिल का हाथ है, तुम मेरी मदद करो उसे बाहर निकलने में। उसने बोला, हमारे पास तो कोई फावड़ा कुदाली भी नहीं है जिससे हम ये खोद सके। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई जानवर हूं जो अपने हाथों से ही इतना गड्ढा खोद दूंगा? वो अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैंने आप देखा ना ताओ, मैं अपने नाखूनों से और अपनी उंगलियों से गड्ढा खोदने में लगा हुआ था। मेरे नाखूनों में मिट्टी जा रही थी और एक नाखून तो टूट भी गया था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था और मैं गड्ढा खोदता चला गया। जब मैं गड्ढा खोदा था तब मैं यह महसूस कर पा रहा था कि वह कोई लंबा गड्ढा नहीं था, वह अभी भरा गया गड्ढा था। तो करीब 5 मिनट खोदने के बाद ही मुझे मेरे पैरों के पास एक लकड़ी सी महसूस हुई। मैंने देखा कि वह लकड़ी में से ही वह हाथ बाहर आ रहा है। वॉचमैन भी मेरे साथ आ गया और वह गड्ढा खोदने में लग गया। हम दोनों ने थोड़ी देर के अंदर काफी गड्ढा खोद दिया और हम क्या देखते हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ताबूत था जिसके अंदर से हाथ निकल रहा था, जो मुझे लग रहा था कि यह साहिल का है। अब हमने उस ताबूत के ढक्कन को आराम से उठाया और जब मैंने फ्लैश उसके मुंह पर मारा तो मैंने देखा ये तो साहिल ही था। साहिल को जगाने की कोशिश की, लेकिन साहिल जाग नहीं रहा था। हमारे पास पानी भी नहीं था कि हम उसके ऊपर छींटे मारे और उसको जगाए। उसके बाद वॉचमैन ने 2-4 थप्पड़ साहिल को जड़ दिए। साहिल को अचानक ही होश आ गया। वह हमको देखकर एकदम से घबरा गया और चिल्लाने लगा और मैंने उसको सांत्वना देते हुए बोला, अरे साहिल डर मत, ये मैं हूं आदित्य और ये मेरे साथ एक अंकल हैं, वॉचमैन अंकल, याद है सुबह यही थे हमें भगाने वाले। वॉचमैन, आदित्य तू अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सब उसने बताया। साफ पता चल रहा था कि वो किसी तरह के शौक में था। जब उसने देखा कि वह एक ताबूत के अंदर बैठा हुआ है तो डर के एकदम खड़ा हो गया और मेरे से चिपक गया। वो रो रहा था। मैंने उसको बोला कि अरे साहिल तू रो मत, मैं हूं ना, हम सब बाहर निकलेंगे, तू चिंता मत कर। मैं साहिल को हौसला तो दे रहा था, लेकिन मैं भी जानता था कि यह सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अब साहिल थोड़ा नॉर्मल होने लग गया था और मैंने उससे पूछा कि बता क्या हो गया, तू उस ताबूत में कैसे आ गया? उसने अपना सर खुजलाया और बोला, पता नहीं। मैंने बोला, पता नहीं मतलब? तुझे कुछ याद नहीं है? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, एक बूढ़ी औरत थी, ऐसा ही कुछ था। उफ, वो कुछ याद नहीं आ रहा। वॉचमैन बोला, शुरू से शुरू कर, शायद सब याद आ जाए। उसके बाद साहिल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। साहिल, फ्लैशबैक में जाते हुए मैं जैसे ही तुझे छोड़कर अंदर गया और जैसे ही थोड़ा अंदर गया वैसे ही मैंने कुछ हलचल सुनी, कोई आवाज थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी और मैं उस आवाज के पीछे जाने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक सफेद साया जो कि जस्ट मेरे पास से गुजर गया था, उसने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा गया। अब मैं उस साये के पीछे पीछे चलने लगा। वॉचमैन ने पूछा, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने एक औरत को देखा, वो मेरा नाम पुकार रही थी, साहिल, यहां आओ साहिल। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। साहिल ने बड़ी उत्सुकता से बताया। मैंने बोला, क्या उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी? साहिल ने झट से बोला, हाँ, उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने बोला कि वह बहुत बूढ़ी औरत थी। मैंने और वॉचमैन ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम लोगों ने तो उसका मुंह देखा ही नहीं था। साहिल की जुबान में कहानी उसने आगे कहना जारी रखा। उसने बताया कि वह बूढ़ी औरत के पीछे चलता गया। साहिल ने बोला, वह मुझसे काफी आगे जा रही थी, लेकिन मुझे नीचे भी देखकर चलना था, क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने एक बार नजर नीचे की और वापस से सामने की ओर देखा, वह औरत जा चुकी थी। मैंने सोचा कि अरे, वो औरत कहाँ चली गई? मैं इधर उधर झांकने लगा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वह औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका वो बूढ़ा चेहरा देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने उनसे बोला, ओह गॉड। इतने में उस औरत ने अपनी लड़खड़ाती सी आवाज में मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये बच्चों के आने की जगह नहीं है, वह भी इस वक्त। क्या तुम किसी के साथ आए हो? साहिल ने बोला, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं आया, मैं यहां पर भूतों को ढूंढने के लिए आया हूं।
उसने मेरी तरफ बड़ी हैरानी भरी निगाह डालते हुए देखा और थोड़ी देर बाद सोचकर बोली, यहां पर भूत ढूंढने आए हो? उसने एक गहरी सांस ली और वह चलने लगी। मैं भी बेचारा पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह पीछे मुड़ी और गुस्से से मुझे देखकर बोली, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कब्रिस्तान का दरवाजा उल्टी तरफ है, तुम वहां जाओ। पता नहीं क्यों उससे मुझे भूत वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। मैंने झूठ का बहाना बनाते हुए उसको बोला कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे गेट तक छोड़ देंगी? अंधेरा बहुत गहरा है। वह मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्काई। उसने बोला, लगता है तुम थक गए हो, यही पास में ही मेरी एक कुटिया है, चलो वहां पर चलो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में मैंने उसको पूछा, आप इस कब्रिस्तान में अकेले रहती हो, क्या आपको डर नहीं लगता? उसने अपनी लड़खड़ाते हुई आवाज में ही मुझे बोला कि इस उम्र में किससे डर लगेगा। उसने बोला, मैं जीवन के 50 बसंत देख चुकी हूं, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैंने कहा, फिर भी आप यहां पर अकेली रहती हो, यहां पर भूत पिशाच ये सब आज रहते होंगे? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो फिर से हैरानी भरी निगाहों से मुझे देखती हुई बोली, लगता है तुम्हें भूत पिशाचों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, क्या तुम भूत पिशाच देखना चाहते हो? मैंने उत्सुकता भरी आवाज में बोला, हाँ, मैं भूत पिशाच देखना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकती हो कि वह कहाँ देख सकता हूं? वह एक बार फिर हंसी, पर इस बार उसकी आवाज में थोड़ी सी बदलाव आ गया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी जगह उसकी आवाज में 2 लोग बोल रहे हों। उसने बोला कि हमें सोच समझकर इच्छाएं मांगनी चाहिए, पता नहीं कहां जा सच हो जाए। उस वक्त कब्रिस्तान में पहली बार डरा, क्योंकि उसकी आवाज एकदम बदल गई थी। मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया और अपने फ्लैश उसके पैरों की तरफ मारा। उसके पैर मुझे दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी साड़ी ने उसके पैरों को ढक रखा था। मेरी स्पीड अब काफी धीमी हो गई और मैं उससे थोड़ा सा और पीछे चलने लगा। उसकी आवाज सुनकर सच में मेरे होश उड़ गए थे और मैं यह सोच रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी, अब मुझे वापस जाना चाहिए। कि तभी वह बुढ़िया वापस मुड़ी और उसने मुझसे बोला, चलो मेरी कुटिया यही पास में है। उसकी आवाज वैसे ही नॉर्मल हो गई जैसे पहले थी, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने मुझे बोला, क्या हुआ, कुटिया में चलना नहीं है क्या? मैंने बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे लगता है कि तुमको एक भूत हो। वह बड़ी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं और भूत? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं भूत होती तो तुमको कब का खा चुकी होती। मैंने अपना बच्चा दिमाग चलाया और बेवकूफ़ी भरी क्वेश्चन उससे किया, अच्छा अगर तुम भूत नहीं हो तो अपने पैर मुझे दिखाओ। उसने हैरानी से बोला, पैर देखकर क्या करोगे? मैंने कहा, देखा तुम भूत हो इसलिए मुझे अपने पैर नहीं दिखा रही हो, तुम्हारे पैर उल्टे हैं। यह सुनकर उसने अपनी साड़ी थोड़ी सी ऊपर उठाए, जिससे कि मैंने उसके पैरों को देखा। वह तो बिल्कुल हमारे पैरों के जैसे सीधे थे। उसने मुझसे कहा, मेरे पैर तो सीधे हैं। मैं भी देखकर हैरान था कि हाँ, इसके पैर तो सीधे हैं। फिर मुझे एक दूसरा पैंतरा सूझा और मैंने उसको बोला कि मैं आपकी फोटो लेता हूं, कोई भी भूत होगा तो वह फोटो में कैद नहीं होगा, बोलो मंजूर। उसने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा करें। मैंने उसकी तस्वीर ली और बड़ी हैरानी के साथ देखा, क्योंकि तस्वीर भी एकदम नॉर्मल थी। उसमें उसका चेहरा वगैरह सब कुछ साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई और भी टोटका है जो तुम मुझ पर आजमा कर देखोगे? अब मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रहा था और मैंने उनसे कहा, मुझे माफ करिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और बुढ़िया ने कहा, तुम्हें डर लगना भी चाहिए, यहाँ कब्रिस्तान के हिस्से में इतना अंदर तक कोई भी नहीं आता है। मैंने उसको बोला कि जब कब्रिस्तान के अंदर इतना कोई भी नहीं आता तो फिर आप यहाँ पर कैसे जिंदा रहती हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। अब मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वह मेरी तरह बढ़ी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे लेकर चलने लगी। मैं फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरे मोबाइल में एक भी टावर नहीं था। आज तो मैंने सोच लिया था कि मेरी शामत लगने वाली है, लेकिन दिल को मजबूत करते करते उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर मैंने देखा सामने एक कुटिया है। वहां कुटिया के बाहर एक लालटेन जल रही थी। वह बुधिया लालटेन लेकर अंदर गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर लालटेन लगाई और उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर जाने में आनाकानी कर रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचती हुई अंदर लेकर आ गई। उसके इस बर्ताव से मैं एकदम परेशान हो गया था। उसने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ।
मैंने बोला, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला कि मैं चाय पीकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको। मैंने उसको बोला कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, जब आपको वापस ही जाना था तो? उसने बोला, कई साल हो गए यहाँ पर मुझे किसी से बात किए हुए। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसने ज़मीन में पड़े मटके से पानी निकाला और पास ही बने मिट्टी के चूल्हे पर एक बर्तन में पानी गर्म करने लगी। मैंने आसपास जब अपने चारों ओर देखा तो मेरे तो होश ही गुम हो गए। दीवार पर उसने शेल्फ बना रखी थी। उस शेल्फ में जार थे ढेर सारे। वह सारे के सारे जार पारदर्शी थे। उसके अंदर कुछ अजीब सा दिखने वाला कुछ तो था। वह देखकर मैं बहुत घबरा गया। एक तो लालटेन की लाइट से सब कुछ लाल लाल दिख रहा था। उसे कमरे ऐसा लग रहा था मानो किसी खून के लाल रंग से पेंट किया गया हो, बहुत ज्यादा भयानक। मैं खड़ा हुआ और उसकी शेल्फ को निहारने लगा। तब मुझे जाकर पता चला कि अरे यार, ये तो देखने में इंसान के भेजे ब्रेन जैसा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इतने में पीछे से उसने बोला कि अरे मैं कब्रिस्तान में रहती हूँ तो मुझे चीजें इकट्ठा करने का शौक हो गया है। मैंने डरते डरते पूछा, कैसा शौक? साफ पता लग रहा था कि उसको यह शौक था कि इंसानों के अंगों को जमा करती थी। वहां बहुत सारे जार थे, लेकिन मैंने एक बात नोट की कि सारे जारों के अंदर एक किस्म के कई अंग नहीं थे, बल्कि वह किसी एक ही शरीर के अलग अलग हिस्से थे। मैंने और गौर से जब चीज़ों से को देखना शुरू किया तो पता चला कि अरे ये तो मसूदा है, और ये तो आंख है, ये तो इंसान का दिल है। मुझे समझने में देर न लगी कि यही भूतनी है, और अगर यह भूतनी नहीं है तो कोई नरभक्षी। जब अब वापस से मैंने बुढ़िया को देखा तो वह जमीन पर बैठकर चाय बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके सारे बाल आगे की तरफ आ गए थे और वह आगे पीछे हिल रही थी। बहुत ही भयानक मंजर था वह। उसने मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें मुझे नहीं दिख रही थी। उसके बाद सफेद बाल उसके चेहरे को पूरी तरीके से ढके हुए थे। उसने अपनी गुर्राती से आवाज में बोला कि बैठो बेटा, बस चाय बन के तैयार ही हो गई। उसने उसी मुद्रा में चाय को छाना। वो मेरी तरफ वापस आई चाय लेके, लेकिन उसकी आंखें मुझे अब तक नहीं दिख रही थी। उसने मेरे हाथ में वह कप पकड़ा दिया। चाय का कप बहुत ज्यादा गर्म था। चाय क्या, चाय तो पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ऊपर से मेरा दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वह बुढ़िया धीमे धीमे चाय सुदकती रही। उसने मुझे कहा, चाय पीकर देखो बेटा, देखो मैंने कितने मन से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। पीकर बताओ कि कितनी अच्छी बनी है चाय। एक बार फिर से मैंने उसको बोला कि नहीं अम्मा, मुझे चाय की जरूरत नहीं है। मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं। मेरी घबराई हुई आवाज का रिप्लाई उसने अपनी गुर्राती से आवाज में दिया और बोली, चुपचाप चाय पी। इस बार फिर उसकी आवाज में दो लोगों का मिश्रण सुनाई दे रहा था। चाय का कप अभी मेरे हाथ में था। मेरा एक मन तो ये कर रहा था कि इतना गर्मा गर्म चाय का कप उसके मुंह पर फेंक दूं, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर ये भूतनी हुई और इससे गुस्सा हो गई तो मेरा क्या हाल करेगी। मेरा दिमाग और मेरी बॉडी दोनों सुन्न पड़ने लगे थे। मेरे सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही थी। उसने फिर अपनी उस गुर्राती आवाज में बोला, चाय पियो। मैंने जैसे ही चाय के कप को अपने होठों पर लगाया और हल्की सी एक शिप ली होगी। इतनी बेकार चाय मैंने आज तक नहीं पी। मुझे उल्टी से होने लग गई। मेरे हाथ से वह कप गिर गया। उस बुढ़िया ने मेरी तरफ झपट्टा मारी और बोली, कमीने तूने यह चाय गिरा दी। तुझे पता है इस चाय को बनाने में जो पानी मैंने लगाया है वह खून है, इंसानी खून। मैंने तेरे लिए खास इंसानी खून की चाय तुझे पीने का मौका दे रही थी, लेकिन तूने सारा किए कराए पर पानी फेर दिया। अब वह अपने पूरे भूतिया अंदाज के अंदर वापस आ गई थी। बद्धा भयानक सा चेहरा था। सफेद बाल अब पीछे आ गया था और उसका खौफनाक चेहरा मेरे आंखों के सामने था। उसकी दांत ठोड्डे बड्ढे और बहुत काले थे। चेहरे पे बहुत सारी झुर्री। उसने बोला, तूने पूछा था ना मैं यहां जिंदा कैसे रहती हूं, तू जैसे को मार कर। मैं उठ के भागना चाहा, लेकिन अरे ये क्या, गेट कहाँ है? यही तो था, यही से मैं इंटर किया था। कहाँ गया गेट? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन न जाने क्यों जैसे ही मुझे छुआ उसको एक करंट सा लगा और वो बहुत दूर झेक गिरी और बेहोश सी हो गई। उसके बेहोश होते ही मुझे अब गेट दिखने लगा और मैं झट से बाहर निकला और भागने लगा। मुझे होश नहीं था कि कहाँ जाना है। मैं बस भाग रहा था, बस दौड़े जा रहा था कि तभी पीछे से चीखते हुए वो बुढ़िया मेरे पीछे भागने लगी। उसकी रफ्तार उसकी उम्र से कई गुना तेज थी।
देखते ही देखते वो मेरे काफ़ी पास आ गई। जैसे ही उसने मुझ पे झपट्टा मारा, मैं नीचे गिर गया और वो मेरे ऊपर थी। मैंने थोड़ा हाथ पैर मार और खुद को सीधा किया। अब मैं उससे लड़ने लगा। मैंने एक मुक्का मारा और फिर से वो थोड़ा दूर जाके गिरी, लेकिन इस बार मैं उठ नहीं पाया क्योंकि मेरे पैर किसी ने पकड़े हुए थे। जमीन से निकली कोई बेल थी शायद। जब मैं गिरा था तब मेरे सर में चोट लग गई थी। अब मुझे धुंधला सा दिखने लगा था। आखिरी चीज जो मैंने देखी थी वो उस बुढ़िया का सर था। वापस प्रेजेंट में आते हुए साहिल मैंने बोला, अच्छा तो तुझे नहीं पता, तू उस गड्ढे में कैसे गया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, साहिल ने बोला। नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत हो गया ये कब्रिस्तान का ट्रिप। अब मुझे घर जाना है। मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया है। ये बोलते बोलते एक बार फिर साहिल गिर गया। उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन साहिल का वजन मुझसे ज्यादा था तो मैं उसको अकेले नहीं उठा पा रहा था। मैंने वॉचमैन से बोला, आप देख क्या रहे हो, उठाओ इसे। वॉचमैन अपनी किसी ख्याली दुनिया से वापस आया और बोला, हाँ हाँ रुको, तुम हाथ से पकड़ दो, मैं पैर पकड़ ढता हूं। मैंने झल्लाते हुए बोला, हम कोई लाश उठा रहे हैं क्या? अरे इसको उठाओ और कंधे के सहारे ले चलते हैं। वॉचमैन ने मुंह बनाया और बोला, अच्छा। वॉचमैन जैसे ही साहिल को उठाने के लिए झुका, उसका गले में लॉकेट सामने आ गया। साहिल की नजर तुरंत उस पर पड़ी डिढ़ी। साहिल को लगा कि मानो ये लॉकेट उसने कहीं देखा है, मगर कहां? हम काफी देर से चल रहे थे। मैंने वॉचमैन को बोला, अंकल कब आएगा गेट? इतनी देर से चल रहे हैं हम। अब तो पैरों ने भी जवाब दे दिया है। वॉचमैन ने बोला, अरे मैं भी यहां पहली बार आया हूं तेरी तरह। मुझे क्या पता किधर जाना है। मुझे तो लग रहा है हम वहां से आए थे, उधर चलते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए बोला, तो अब तक क्या ऐसे ही भटका रहे थे? कि तभी साहिल को कुछ याद आया। वो बोला, हाँ मुझे याद आया, तुम थे वहां। हाँ तुम ही थे, ये लॉकेट देखा है मैंने। वॉचमैन और मैं कुछ समझे नहीं थे। मैंने बोला, कौन था? किसको देखा था? कौन सा लॉकेट? क्या बोल रहा है यार तू? उसने वॉचमैन से दूर हटते हुए बोला, इसको। और किसको? ये वही था जब मुझे गाढ़ा गया था। मुझे कुछ कुछ होश था। इसका लॉकेट मेरे मुंह के पास था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम मैंने उस कुटिया में पढ़ा था, मनोहर। हाँ, मैंने वॉचमैन की तरफ देखा। अभी तक मुझे वॉचमैन पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था, क्योंकि वह शुरू से लेकर अंत तक ही मेरा साथ दे रहा था। लेकिन साहिल ने जोर देकर कहा, और अब साहिल की बातें गिड़गिड़ाहट में बदल गईं। उसने बोला, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, वो तुम ही थे है ना? मनोहर ने उससे बोला, लगता है कि तुम्हें कोई सदमा लगा है। ऐसा होता है जब जिंदगी में कुछ बड़ा हो जाता है तो इंसान का दिमाग थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाता है। ऐसा करो, तुम यहां पर बैठो, हम कुछ देर आराम करके वापस चलते हैं। साहिल ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, आदित्य प्लीज मेरी बात का यकीन मान, ये वही है। उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सी सच्चाई दिख रही थी। लेकिन जो साहिल कह रहा था वह मैं मानूं भी तो कैसे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ वॉचमैन यहीं पर था। तो फिर जो साहिल बोल रहा है वह कब हुआ? क्या ऐसा संभव था कि वॉचमैन एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगह हो सकता था? साहिल ने तुरंत ही अपने जेब से फोन निकाला और उसने फ्लैश की लाइट मनोहर के पैरों की तरफ मारी। एक्चुअली साहिल ने उसकी फोटो ली थी। उसके बाद जब हमने उस फोटो को देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मनोहर हमारे सामने था, हम उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर वह कैमरे में कैसे कैद नहीं हुआ? मैंने बड़ी ही आश्चर्यचकित आंखों से मनोहर को देखने लगा। मनोहर सर झुका के नीचे खड़ा था। मैं तो अंदर से पूरी तरीके से हिल गया था। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने अब तक मेरी मदद की है, इसकी वजह से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूं। मैंने उससे बोला, अंकल आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और मैंने साहिल को बोला, यार ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल तो बहुत देर से मेरे साथ में है, वह तेरे साथ भी कैसे हो सकते हैं? जबकि तेरे जाने के कुछ बाद ही वह यहां पर आ गए थे, और वह तो रोड से आ रहे थे। मैंने देखा था इन्हें, सबूत मेरे सामने था। मनोहर तस्वीर में कैद नहीं हुआ था, लेकिन मैं तो जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे दिल और मेरे दिमाग के अंदर जंग हो गई। दिमाग तो कह रहा था थोड़ा सा ध्यान दें और देख प्रूफ के बारे में, लेकिन दिल ये कह रहा था कि यार ये भूत नहीं है, और अगर है भी तो अच्छा भूत है। और आखिरकार मेरे दिल की जीत मेरे दिमाग के ऊपर हो ही गई। मैंने साहिल को समझाने की कोशिश की, यार हो सकता है जो तू बोल रहा हूं वह सही हो सकता है कि मनोहर भूत हो, लेकिन इसने अभी तक हमारी बहुत मदद की है।
क्या पता ये एंजेल हो जो हमारी हेल्प करने के लिए आया हो। तू ये सब छोड़ एच, अब अंकल ही हमें यहां से बाहर निकालेंगे तो चिंता मत कर। मैंने वॉचमैन की तरफ देखते हुए बोला। है ना अंकल, आप हमें निकालोगे ना? मनोहर अभी भी वैसे ही मुंह लटकाकर खड़ा था। मैंने एक बार फिर पूछा, अंकल आप हमारी हेल्प करोगे ना? लगता है मेरे दोस्त को कुछ गलतफहमी हो गई है। आप प्लीज हमारी हेल्प करो यहां से बाहर निकलने में। अभी भी मनोहर बिल्कुल शांत खड़ा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने चीखते हुए उसकी तरफ बोला, अरे जवाब दो। मनोहर ने अपने गर्दन को उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसने मुझे गुस्सा करते हुए बोला, तू चिल्लाता किस पर है? बहुत देर तक मैंने तेरी मच सुनी। अब तूने एक शब्द भी और बोला तो तेरा सीना फाड़ कर तेरा दिल निकाल लूंगा। मैं डर कर तो जमीन पर गिर गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि दरअसल क्या हो गया। अगर मनोहर को हमें मारना था तो वह तो मुझे गेट के मुहाने पर ही मार सकता था, और अगर उसको साहिल को मारना था तो वह उसे भी मार सकता था। मनोहर ने इतनी देर क्यों की? यही सवाल मैंने मनोहर के सामने बड़े रख मजबूती से रखा। इतने में साहिल, जो अब तक बेसुध पड़ा था, उसके अंदर जाना गई और उसने बोला, उस बुढ़िया के घर में जो जार के अंदर मनुष्य के अंग रखे हैं वह तूने ही मार के डाले हैं ना अपनी बीवी के। ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मनोहर बोला, तेरे अंदर दिमाग और जिगरा दोनों हैं। तेरी समझदारी को देखकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तूने सही बोला, वह जो वहां तुझे कुटिया में मिली थी वह मेरी बीवी ही थी। साहिल ने बोला, तुम और तुम दोनों के दोनों ही भूत हो। मनोहर फिर से जोर जोर के हंसने लगा। उसने बोला, मैंने तुम्हें बोला ना, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें अब तक नहीं पता। साहिल एक बार फिर से उत्साह दिखाते हुए उसको बोला कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि सच क्या है। मैं तो साहिल की तरफ बड्डी हैरानी से देख रहा था कि इस मौत के मंजर में भी वह इतनी उत्सुकता से उसे यह सब सवाल पूछ रहा था। मनोहर ने दहादते हुए बोला, सच सच तो यह है कि अभी तुम दोनों की जान जाने वाली है। साहिल ने बोला, तुम हमें मारने वाले हो तो हमारा इतना हक तो बनता है कि तुम हमें सारी सच्चाई बताओ। मनोहर ने कहा, तू कोई बेवकूफ लड़का है जो इस तरीके की परिस्थिति में भी तुझे यह सब सोच रहा है। जब भी मेरे सामने कोई आया है तो वह जान की भीख मांगता है, लेकिन सिर्फ तू ही एकलौता ऐसा लड़का है जिसने जान के अलावा यह सब चीजें मांगी हैं। मैं तेरी यह अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा और तेरी जैसी जज्बेदार मजबूत आत्मा को मारकर मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। उसने अपनी कहानी बताना चालू किया। कई साल पहले मनोहर उसकी बीवी संगीता गांव से यहां पर आकर इसी जगह पर झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। ये कहानी आज से 30 साल पहले की थी। जिस जगह पर रहते थे वहां पर कोई भी आदमी आता जाता नहीं था। कुछ किलोमीटर दूर चलने पर वहां पर मार्केट थे और दुकानें थीं। वही पास में एक बड्ढा घर था। मनोहर वहां पर सुबह की शिफ्ट में वॉचमैन की नौकरी करता था। पर कुछ साल बाद जहां मनोहर रहता था उसके ठीक बगल में ही में बड़ा सा अस्पताल बन गया। अब उस अस्पताल के अंदर लोग आने लगे। अब लोग आएंगे तो तमाम तरीके की बीमारियां भी आएंगी और लोगों की मौतें भी होंगी। उस वक्त के डॉक्टर और वहां के वार्ड बॉय जो भी लावारिस लाश या आदमी वहां पर मिलता था उसे वह उस बगल वाले खाली जगह पर फेंकवा देते थे या दफना देते थे। जब मनोहर को इस चीज का पता चला तो उसने इस चीज का विरोध किया। उसने बोला कि यह जो तुम यह सब चीजें करते हो मैं जाकर बड़े अफसरों को बताऊंगा। लेकिन अपना राज ना खुलने देने और अपना अस्पताल बंद ना हो जाने के डर से डॉक्टर ने वार्ड बॉय को पैसे दिए और मनोहर को मरवा दिया। मनोहर को बहुत बेरहमी से मारा गया। किसी कसाई की तरह उसके हर अंग को निकालकर वहीं पर फेंक दिया गया। उन लोगों को यह नहीं पता था कि मनोहर की बीवी भी थी, इसलिए उनको लगा कि बात सोल्व हो गई है। अगले दिन जब मनोहर घर नहीं लौट के आया, संगीता को चिंता होने लगी और वो आसपास के गांव के पास अपने पति को ढूंढने लगी। वो फल वाले, सब्जी वाले से पूछ चुकी थी। फिर उसने वहीं हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से पूछा, आपने मेरे पति को देखा है? उनका नाम मनोहर है, वो यही पास में वॉचमैन का काम करते थे। वार्ड बॉय ने पूछा, आप उनकी बीवी है? उन्होंने बताया नहीं कभी। तो आप मेरे पति को जानते थे? कहाँ है वो? संगीता रुआंसी सी होकर बोली। वार्ड बॉय बोला, अरे वो तो रोज आता है, यहां से ही सब्जी खरीद के जाता था। क्या हुआ, वो घर नहीं आया अब तक? संगीता के आंसू अब छलक गए। नहीं आए हैं, 2 दिन होने को आए हैं, अब तक नहीं आए।
मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? घबराइए मत भाभी जी, मैं हूं ना, मैं ढूंढने में मदद करूंगा मनोहर को, उस वार्ड बॉय ने बोला अपनी कटीली सी मुस्कान लेके। अब मुझे मनोहर के कुछ कपड़े या निशानी या फोटो दे दीजिए जिससे मैं उसकी रिपोर्ट लिखवा सकूं। फोटो है लेकिन घर पर है, मुझे सुध बूध ही नहीं थी, वरना मैं लेके आती फोटो, संगीता बोली। वार्ड बॉय ने कहा, कोई बात नहीं होता है, कहाँ है आपका घर? आप मुझे फोटो दे देना और बाकी काम मैं कर दूंगा, चलिए। और संगीता उसे वहीं ले गई। जब वार्ड बॉय ने देखा कि इस एरिया में तो कोई भी नहीं है, तो उसने सोचा सही मौका है इस अबला की इज्जत लुटने का, और उसने वहीं पर उसको जमीन पे पटक दिया और बोला, तेरे पति को मैंने ही मारा है और अब तुझे भी मार दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरा रस तो छक लूं। और यह कह के वो संगीता की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो उसे छूने वाला था कि तभी कहीं एक हवा के तेज झोंके ने उस वार्ड बॉय को दूर फेंक दिया। वार्ड बॉय खड्डा हुआ और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। तभी वहां पर मनोहर की आत्मा आ गई और बोली, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। और एक ही झटके के अंदर उसने उस वार्ड बॉय को जमीन के अंदर धंसा दिया। अपने पति को ऐसे देखकर संगीता रोने लगी और बोली कि ये आपको क्या हो गया है? मनोहर बोला, मैं बहुत दूर चला गया हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। संगीता बोली, ठीक है। फिर मनोहर ने कहा, सिर्फ मैं इस बाउंड्री तक ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें मेरे अंगों को सहेज के रखना होगा। संगीता बोली कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मनोहर अब प्रेजेंट में आता है और वो दिन है और आज का दिन है, जो भी यहां आता है मैं सबको मार डालता हूं, तुम भी नहीं बचोगे। साहिल खड़ा हुआ और बोला, सब कुछ तो तुम्हें भी नहीं मालूम। मैंने और मनोहर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। साहिल ने बोला, मुझे पता है कि वो अंग तुम्हारे ही है। मैंने सोचा साहिल ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बात तो अभी खुद ही मनोहर ने बताई थी। यही बात मनोहर ने भी दोहराई। साहिल बोला, मैं पहले से ही जानता था कि वो तेरे ही अंग है। मैंने सोचा कि जब साहिल को मालूम ही था तो अब तक हम मनोहर के साथ घूम ही क्यों रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहिल ने अपने कपड़ों को झाड़ा और बोला, तुमने हमें सरप्राइज कर दिया और अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें सरप्राइज करें। मेरे चेहरे पर तो जैसे एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। मैं सोच रहा था कि साहिल क्या करने वाला है। क्या साहिल के पास कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से मनोहर हमसे डर जाएगा? मनोहर अपने घमंडी आवाज में बोला, ऐसा क्या, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। तभी साहिल ने अपने जेब में हाथ डाला और उसमें से एक कपड़ा निकाला। उस कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ रखा हो। उस कपड़े को देखकर मनोहर हंसने लगा और बोला, इस कपड़े से मुझे मारोगे? क्या यह किसी भगवान का कपड़ा है? और मनोहर जोर जोर से हंसने लगा। जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस कपड़े के अंदर क्या है तो तुम्हारी यह हंसी रुआंसी में बदल जाएगा। तुम जानना नहीं चाहोगे कि इस कपड़े के अंदर क्या है। अब तो मनोहर भी उत्सुकता से उससे पूछने लगा, अच्छा बताओ क्या है? साहिल ने बोला, इस कपड़े के अंदर तेरा दिल है, जो मैंने उस कुटिया से उठा लिया था। उस कपड़े में से केरोसिन की बदबू आ रही थी। क्योंकि साहिल को सिगरेट पीने का शौक था, इसलिए उसके पास हमेशा लाइटर रहता था। उसने अपने दूसरे जेब में हाथ डाला और लाइटर भी निकाल लिया। साहिल बोला, क्यों जला दूं? मैं अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाया और मैं उससे पूछ ही बैठा, दिल, लेकिन तू तो वहां से डर कर भागा था ना? वह चुड़ैल और वह सब जो तूने बोला वह? साहिल ने गहरी सांस ली और उसने बोला, जो भी मैंने तुझे बताया वह सब झूठ था। वह औरत कोई भूतनी वुतनी नहीं थी, बल्कि वह जीती जागती औरत थी। उसने ही मुझे इसके सारे राज के बारे में बताया है। और अब मनोहर, मैं तेरा अंत कर दूंगा। मैंने बोला, एक मिनट, लेकिन वॉचमैन और मुझे तो एक आत्मा दिखी थी, वह क्या था? उसने बोला, वह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह इस जगह की सबसे ताकतवर आत्मा है और इसने कई आत्माओं को दबा कर रखा है। इस जगह पर मनोहर के अलावा भी बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन मनोहर उन सबको दबा कर रखता है। अब मनोहर हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। एकदम से बहुत तेजी से हमारी तरफ लपका और एकदम हमारे पीछे से गायब हो गया। जैसे ही मनोहर हमारी आंखों के सामने से गायब हुआ, वैसे ही साहिल ने बोला, तेरे सीने में जितनी भी जान बची है उसे लेकर भाग, याद रख, रुकना नहीं है। अगर हम रुके तो हम मर जाएंगे। मैं भागते भागते ही उससे बोला, क्यों, तेरे पास तो उसका दिल है, हम उसे मार देंगे। वह चुप था और वह तेज गति से भाग रहा था। मैंने भी अपनी गति तेज की और दौड़ने लगा।
हम गेट के काफ़ी करीब आ गए थे क्योंकि अब हमको स्ट्रीट लाइट्स दिख रही थीं। हम जानते थे कि बस थोड़ा सा और अब वहाँ पर पहुँच जाएंगे कि तभी हमने पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। साहिल और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा हवा में तैरता हुआ मनोहर हमारी तरफ आ रहा था। जैसे ही वह हमें पकड़ने वाला था, फिर से साहिल का जादू काम कर गया और उसने एक मुक्का मारा और भूत थोड़ा दूर जाकर गिरा। मैं साहिल को देखा और बोला, भाई तेरे पास कोई जादू शक्ति है क्या? साहिल बोला, अबे कोई जादू की शक्ति नहीं है, ये मेरे माँ के दिए हुए अंगूठी का नतीजा है, लेकिन ये भी सिर्फ इसको रोक सकती है, मार नहीं सकती। और ये कितनी देर तक इस ताकतवर आत्मा को रोक के रख सकती है मुझे भी नहीं मालूम। मनोहर साइड में गिरा हुआ था और हम वापस से भागना शुरू कर दिया। मैं तो भागकर जल्दी से गेट के पास पहुंच गया और गेट के बाहर निकल गया, लेकिन साहिल अभी भी अंदर ही था। न जाने क्यों वहां पर रुक गया था। मैंने बाहर चिल्लाकर साहिल का आवाज लगाई, अबे पागल साहिल जल्दी बाहर आ, रुक क्यों गया वहां पर? साहिल बोला, तू जा, इसकी शक्तियां बाहर काम नहीं करेंगी। मैंने फिर बोला, तो तू भी जल्दी से बाहर आना, तू अंदर क्या कर रहा है? साहिल हल्के से स्वर में बोला, बस एक काम और करना है। फिर वो वापस मनोहर की तरफ मुद्दा और उसने मनोहर को बोला, मैं जानता हूं कि तू तेरी बीवी को हमेशा सेफ रखना चाहता है, इसलिए मैं तुझे यह मौका देता हूं कि मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन तू हमारे पीछे नहीं आएगा। मनोहर पूरे गुस्से के अंदर था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस तरीके की कोई भी हरकत करता तो साहिल उसका दिल जला देता। मनोहर ने बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम लोगों के पीछे नहीं आऊंगा। अब धीमे धीमे कदम पीछे करते हुए साहिल दरवाजे तक आ गया। साहिल ने मनोहर को बोला कि मनोहर तुम थोड़ा पीछे हटो, मैं दिल तुम्हारी तरफ फेंक दूंगा और तुम पकड़ लेना। साहिल ने जैसे ही वह दिल मनोहर की तरफ फेंका, मनोहर पूरी तेजी के साथ गेट की ओर लपक गया। मनोहर पूरी ताकत से साहिल को खींचने लगा, जबकि मैंने साहिल वह पकड़ रखा था। मैंने एक हाथ से उस गेट के ग्रिल को और एक हाथ से साहिल को पकड़ रखा था, लेकिन मनोहर की फोर्स बहुत ज्यादा थी। मेरे हाथ की ग्रिप कमजोर पड़ने लगी और मुझे लगा कि अब तो बस हम गए, कि तभी बाहर से आवाज आई, मनोहर रुक जाओ। आवाज सुनकर मनोहर एकदम से रुक गया और मैंने साहिल को अपनी तरफ खींचा और मैं तुरंत उसको उठाकर बाहर ले गया। बाहर मैं क्या देखता हूं, बाहर एक औरत खड़ी थी सफेद कपड़ों में। उसे देखकर मेरी फिर से सिटी मिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा कि यह भी भूत ही है। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर साहिल मुझसे बोला, यह भूत नहीं है, यह हमारे साथ है, यह मनोहर की बीवी संगीता है। संगीता को, हाँ संगीता उसने बताया था, मुझे याद आया, मेरे मुंह से निकल गया। मनोहर ने संगीता को देखा और बोला, संगीता क्यों, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? संगीता बोली, धोखा तो तुमने मुझे दिया है। तुमने मुझे बचाने का वादा किया, लेकिन खुद मुझे अपनी कैद में रख लिया। तुम्हें मुझे नहीं बचाना था, बल्कि खुद को जिंदा रखना था। मनोहर ने उससे बोला, संगीता मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। संगीता बोली, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूं, इसलिए मैं तुम्हें इस जहन्नुम में अकेले मरने के लिए छोड़ रही हूं, जो तुम्हारा हमेशा से सपना था कि तुम हमेशा के लिए जीवित रहो। तुम अब हमेशा के लिए यहां पर दर दर भटकते रहोगे। मनोहर रोने लगा और उसने बोला कि तुम मेरा दिल जला दो। साहिल ने बोला, सिर्फ दिल जलाने से काम नहीं होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी जलानी पड़ेगी। हम तीनों लोग वहां से चलने लगे और पीछे से मनोहर की भयानक चीखें आने लगी। हम थोड़ी दूर पर गए, उसके बाद मनोहर की चीखें अब बंद हो गईं। साहिल ने संगीता की तरफ देखकर बोला, हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता ने बोला, मदद तो तुमने मेरी की है, मुझे उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साहिल ने उनसे बोला, आप हमारे साथ रुक जाओ, उसके बाद मैं आपके साथ कल सुबह आपको बस में छोड़ दूंगा, फिर आपको जहां जाना हो आप जा सकते हो। और हम चलने लगे। फिर अगली सुबह साहिल, क्या वह संगीता को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गया और संगीता ने उसके बाद वहां पर अपने गांव की बस पकड़ ली। लेकिन रात से ही मेरे मन के अंदर एक विचार कौंध रहा था। जैसा ही साहिल घर पर आया, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, सीधा एक सवाल पूछा, तो तुम बोल रहे हो मनोहर अब तक मरा नहीं है? उसने बोला, नहीं वो अब तक नहीं मरा। मैंने बोला, हमारे पास चांस था, हम उसे मार सकते थे, तुम्हारे पास उसका दिल था। तुम मनोहर को तो बेवकूफ बना सकते हो ये बोलकर कि सिर्फ दिल जलाने से काम नहीं होगा, जबकि तुम और मैं अच्छे से जानते हैं किसी भी दिल जलाने देने से आत्मा मर जाती है, क्योंकि जनरली बॉडी के अंदर ही दिल होता है,
लेकिन मनोहर का केस अलग था। साहिल ने लंबी सांस ली और वह मेरे बगल में बैठ गया। उसने बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब तक मैं उसकी बॉडी जलाता तब तक वह मुझे मार चुका होता। मैंने बोला, कैसे? साहिल ने बोला, जब तक उसके अंग उस जार में थे मनोहर को सब कुछ सेफ लगता था। अगर उसके अंगों को मैं बाहर निकल देता तो उसे पता चल जाता। तुम्हें याद है जब वो गेट के पास हमें छौडी एच के थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था? दरअसल वो अपने दिल को ढूंढने गया था। उसे विश्वास नहीं था कि मैंने उसके दिल को चुरा लिया है, वो भी बिना उसे पता चले। मैंने कहा, ऐसा पॉसिबल है क्या? उसने बोला, नहीं। मैंने कहा, फिर तुम्हारे पास दिल आया कैसे? साहिल, दिल मेरे पास कभी था ही नहीं। दिल और बाकी अंग हमेशा उसके जार में ही थे। मैं आंखें फाड़े के उसकी तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, तो वो जार है कहाँ? साहिल, सोच, मैंने जार कहाँ रखा होगा? अब मैं साहिल की चाल समझ गया था और उसको बोला, यू आर ए जीनियस, बट तेरे पे वो मिट्टी कहाँ से आ गई? उसने बोला, वो उन्होंने उस जगह मौजूद आत्माओं से हेल्प लिया, क्योंकि वो भी मनोहर के आतंक से मुक्त होना चाहती थी। उसने बोला, चल अब बहुत हो गई बात, नाश्ता करते हैं, और ये बात किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। मैंने बोला, ओके। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।